DSSB PRT परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक-एक करके अभ्यास करेंगे। जी बिल्कुल, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए सीधे प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। पहला सवाल, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है? इसका जवाब है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और ये सिद्धांत आसान शब्दों में क्या बताता है? ये बस ये बताता है कि बच्चे का दिमाग उम्र के साथ कैसे विकसित होता है और वो ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। ठीक है। अगला सवाल, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? उन्होंने इसे 4 यानी 4 चरणों में विभाजित किया है। और ये चारों चरण क्या दिखाते हैं? ये चारों चरण बच्चे के सोचने के तरीके में जो क्रमिक बदलाव आते हैं उनको दर्शाते हैं। अच्छा, तो पहला चरण संवेदी प्रेरक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी आयु सीमा क्या है? ये है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा सीखता कैसे है? इसमें शिशु अपनी इंद्रियों और अपनी शारीरिक क्रियाओं से ही दुनिया को समझता है। ठीक है। प्रश्न 4, किस अवस्था में शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है? जवाब वही है, संवेदी प्रेरक अवस्था। मतलब बच्चा देखकर, सुनकर, ये छूकर और फिर उस पर कोई एक्शन करके या प्रतिक्रिया करके सीखता है। समझ गया। अब आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। और इस स्टेज में क्या खास होता है? इस चरण में बच्चे भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनका तर्क मतलब लॉजिक बहुत सीमित होता है। तो प्रतीकात्मक विचार या सिंबॉलिक थॉट किस अवस्था में विकसित होते हैं? ये इसी अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होते हैं। इसका एक उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, जैसे बच्चा किसी लकड़ी को कार बनाकर खेलने लगता है, वो उस लकड़ी को कार का प्रतीक मान रहा है। बहुत बढ़िया। अगला चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु क्या है? इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। और इसमें बच्चे की सोच में क्या बदलाव आता है? इस चरण में बच्चा तार्किक रूप से मतलब लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, पर केवल ठोस घटनाओं के बारे में। अच्छा, और बच्चा संरक्षण और वर्गीकरण की क्षमता कब विकसित करता है? ये भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। ये संरक्षण या कॉन्जर्वेशन क्या है? इसका मतलब है कि वो समझने लगता है कि किसी चीज का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा वही रहती है। ठीक है। अब आते हैं पियाजे के आखिरी चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और किशोरों वाला तर्क। मतलब अब वो ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो सामने नहीं है। जी। इस अवस्था में किशोर काल्पनिक और अमूर्त विचारों के बारे में भी तर्क कर सकता है, जैसे न्याय या ईमानदारी। तो एक बार फिर संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि बाहरी दिखावे में परिवर्तन होने पर भी भौतिक गुण समान रहते हैं। दूसरे शब्दों में मतलब वस्तु का रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा, संख्या या वजन नहीं बदलता। बहुत अच्छे। तो ये थे पियाजे। अब कोहलबर्ग पर आते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किससे प्रेरित था? ये पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों से ही प्रेरित था। अच्छा, तो उन्होंने पियाजे के काम को ही आगे बढ़ाया। जी, कोहलबर्ग ने पियाजे के काम को आधार बनाकर अपना नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, जिनमें कुल 6 अवस्थाएं हैं। ये 3 स्तर क्या दर्शाते हैं? ये 3 स्तर सही और गलत के बारे में सोचने के 3 अलग-अलग तरीकों को दिखाते हैं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत अवस्था। इसकी आयु सीमा क्या है? ये लगभग 7 से 10 वर्ष तक होती है। और इस स्तर पर बच्चा सही गलत का फैसला कैसे करता है? इस स्तर पर बच्चा या तो सजा से बचने के लिए या फिर इनाम पाने के लिए नियमों का पालन करता है। ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था कौन सी है? वो है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसका मतलब? इसमें बच्चा केवल इसलिए नियम मानता है ताकि उसे दंड न मिले। और इसी स्तर की दूसरी अवस्था क्या है? वो है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान शब्दों में? इसमें बच्चा अपने फायदे के लिए काम करता है, जैसे आप मेरी मदद करो तो मैं आपकी करूंगा वाली सोच। समझ गया।
अगला स्तर परंपरागत नैतिक अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज, इसकी आयु क्या है? ये है 10 से 13 वर्ष तक। और यहाँ नैतिकता का आधार क्या होता है? इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक नियमों और जो समाज की अपेक्षाएं हैं उनके अनुसार व्यवहार करता है। अच्छा, तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की चाहत किस स्तर की विशेषता है? अच्छा व्यवहार करता है। और अधिकार संरक्षण अभिमुखता यानी लॉ एंड ऑर्डर, ये किस स्तर में आता है? ये भी परंपरागत नैतिक अवस्था में ही आता है। और इसमें व्यक्ति क्या सोचता है? इसमें व्यक्ति समाज के नियमों और कानून का सम्मान करता है और उन्हें बनाए रखना चाहता है। ठीक है। तीसरा और आखिरी स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था। ये कब शुरू होती है? ये 13 वर्ष से ऊपर की आयु में शुरू होती है। और इसमें सही गलत का फैसला कैसे होता है? इस स्तर पर व्यक्ति अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही गलत का निर्णय लेता है, समाज के दबाव में नहीं। तो सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर के भाग हैं? ये दोनों उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था के ही भाग हैं। और ये क्या दर्शाते हैं? ये इस स्तर की 2 सबसे ऊंची अवस्थाएं हैं जहां व्यक्ति न्याय और मानवाधिकारों जैसे उच्चतम मूल्यों को महत्व देता है। बहुत बढ़िया। अब अधिगम के सिद्धांतों पर चलते हैं। स्नेह या अटैचमेंट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? ये जॉन बॉल्बी ने दिया था 1907 से 1990 के बीच। और ये थ्योरी क्या कहती है? यह सिद्धांत शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच जो भावनात्मक बंधन होता है उसके महत्व को बताता है। तो बॉल्बी के अनुसार मनुष्य की एक मुख्य विशेषता क्या है? उनकी मुख्य विशेषता है अन्य लोगों से मजबूत स्नेह बंधन बनाने की प्रकृति। और जब ये बंधन टूटता है यानी विरह होता है तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तब चिंता, गुस्सा, उदासी और अलगाव जैसी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं इवॉन पावलोव पर। उनके सीखने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उसे चिर प्रतिष्ठित अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। और ये क्या है? यह सीखने की वो प्रक्रिया है जिसमें एक स्वाभाविक उद्दीपन को एक बनावटी यानी कृत्रिम उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में किन 2 चीजों के बीच संबंध स्थापित होता है? उद्दीपक यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच। अच्छा, जब एक तटस्थ उद्दीपन को मूल उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्सिव प्रक्रिया कहते हैं। ये एक तरह की स्वचालित प्रक्रिया है। जी, जिसमें सीखने वाला 2 उद्दीपनों के बीच अपने आप संबंध स्थापित कर लेता है। तो पावलोव के अनुसार सीखने का आधार क्या है? आधार है जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपन का सामान्य उद्दीपक के साथ युग्मन। उदाहरण के लिए? जैसे भोजन को घंटी की आवाज के साथ जोड़ना। ठीक है। अगला सवाल, अधिगम या लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? यह एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब ये जीवन भर चलती है? जी, सीखना जीवन भर चलता है और ये हर किसी के साथ होता है। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कई हैं, जैसे विद्यालय, भाषा, परिवार, वातावरण और प्रेरणा। सही। संज्ञानात्मक अधिगम या कॉग्निटिव लर्निंग में क्या शामिल होता है? होती हैं जैसे कि? जैसे सोचना, समझना, याद रखना और किसी समस्या का समाधान करना। चलिए, अब बाल विकास के चरणों पर कुछ सवाल देखते हैं। माता के गर्भाशय में भ्रूण के होने को क्या कहते हैं? उसे गर्भावस्था या जेस्टेशन कहते हैं। और ये क्या है? ये वो अवधि है जिसमें गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास होता है। तो आम तौर पर गर्भावस्था की अवधि कितने माह की होती है? यह 9 माह की होती है। ये एक औसत समय है? जी, ये बच्चे के पूर्ण विकास के लिए एक सामान्य और औसत समय है। और हफ्तों में गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? 40 सप्ताह यानी 40 वीक्स। और डॉक्टर वगैरह हफ्तों में ही गणना करते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो फिर दिनों में गर्भावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? 280 दिन। अच्छा, 40 हफ्तों को दिनों में बदलने पर। ठीक है। भ्रूणीय चरण में विकास कब प्रवेश करता है? 2 सप्ताह में। मतलब गर्भाधारण के 2 सप्ताह बाद? जी, गर्भाधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। और भ्रूणीय चरण का विकास कब तक जारी रहता है? ये जन्म तक जारी रहता है। ठीक है। गर्भवती महिला किसे कहते हैं? जिस महिला के गर्भ में भ्रूण पल रहा हो। अगला सवाल, जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रम में रखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रमबद्धता या सीरियलाइजेशन कहते हैं। और ये क्या क्षमता है? ये बच्चे की वस्तुओं को उनके आकार, लंबाई या वजन के अनुसार क्रम में लगाने की क्षमता है। ठीक है। मुख्य संज्ञानात्मक अधिगम शैलियों में क्या शामिल हैं? इसमें 3 मुख्य शैलियां हैं: दृश्य, श्रवण और गति संवेदी यानी काइनेस्थेटिक।
मतलब देखकर, सुनकर और करके सीखना। एकदम सही। भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? वो है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से और आसानी से कोई भी भाषा सीख सकते हैं। बहुत अच्छे। अब अगला विषय है आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम हेरिडिटी कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिससे गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं। जी बिल्कुल। तो एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में क्या शामिल होता है? इसमें सब शारीरिक बनावटें और क्रियाएं शामिल होती हैं जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। जैसे आंखों का रंग? हाँ, आंखों का रंग, बालों का प्रकार और कई अन्य शारीरिक विशेषताएं। तो बालक के रंग, रूप, आकार और शारीरिक गठन का निर्धारण किससे होता है? ये आनुवांशिक गुणों से होता है। ठीक है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग या सेक्स किस प्रकार की संरचना है? ये एक जैविक यानी बायोलॉजिकल संरचना है। मतलब महिला और पुरुष की जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो लिंग का निर्धारण जन्म के समय होता है। तो फिर जेंडर किस प्रकार की अवधारणा है? जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए जो मानदंड और भूमिकाएं बनाई गई हैं। समझ गया। अगला सवाल, बालक का कुव्यवहार किससे प्रभावित होता है? ये मुख्य रूप से वातावरण यानी एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। मतलब उसके आसपास का माहौल। जी, बच्चे का व्यवहार उसके आसपास के माहौल, परिवार और समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो क्या पुस्तकें बालक के कुव्यवहार को प्रभावित करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुस्तकें तो ज्ञान प्रदान करती हैं। अच्छा, तो आनुवंशिकता और वातावरण का विकास में क्या योगदान है? दोनों की अंतर्क्रिया मतलब इंटरैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी विकास किसी एक चीज से नहीं होता? नहीं, बच्चे का विकास केवल एक चीज से नहीं बल्कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के मिले-जुले प्रभाव से होता है। क्या एक बच्चे का नाम उसके अधिरम को प्रभावित करता है? नहीं, नाम का अधिगम से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। जैविक रूप से निर्मित विशेषताओं को क्या कहते हैं? उन्हें लिंग या सेक्स कहते हैं। चलिए अब समाजीकरण और पालन पोषण पर आते हैं। बच्चों के पालन पोषण की सबसे अच्छी शैली कौन सी मानी जाती है? वो है ऑथोरिटेटिव पालन पोषण शैली यानी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। और ये सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें माता पिता नियम भी बनाते हैं और बच्चों की बात भी सुनते हैं, जो सबसे संतुलित तरीका है। तो अथॉरिटेटिव पालन पोषण शैली की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है माता पिता और बच्चे के बीच नियमों पर खुले संवाद की अनुमति। और इस शैली में माता पिता बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? वो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी और नियमों के पालन की अपेक्षा रखते हैं। तो क्या ये शैली बच्चों को स्वतंत्र होने के लिए भी प्रोत्साहित करती है? हाँ, स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन सीमाओं के भीतर। एक अच्छी बाल पालन शैली किन गुणों को बढ़ावा देती है? यह बच्चों की सलामती, उनके आत्मसम्मान और पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ठीक है। शिक्षक और माता पिता के बीच संबंध क्या दर्शाता है? यह मेसोसिस्टम कहलाता है। और ये क्या होता है? यह बच्चे के जीवन के दो अलग अलग वातावरणों जैसे घर और स्कूल के बीच के संबंध को बताता है। ये मेसोसिस्टम किसका हिस्सा है? ये रिश्तों जुड़ाव से संबंधित अध्ययन का हिस्सा है, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के सिद्धांत का। अच्छा, तलाक का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे तनाव और व्यवहार में बदलाव। क्या कम उम्र के बच्चे तलाक से ज्यादा प्रभावित होते हैं? हाँ, ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वे स्थिति को पूरी तरह समझने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल सही। अब भाषा विकास पर आते हैं। एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का विचार किसने दिया? ये नॉम चॉम्स्की ने 1960 के दशक में दिया था। और एलईडी है क्या? ये एक कथित सहज मानसिक क्षमता है जो हमें भाषा हासिल करने में मदद करती है। चॉम्स्की मानते थे कि ये जन्मजात होती है। अच्छा, मस्तिष्क का ब्रोकाज एरिया किससे संबंधित है? यह भाषा निर्माण और व्याकरणिक प्रसंस्करण से संबंधित है। मतलब बोलने और वाक्य बनाने में मदद करता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि क्या है? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये बाल्यावस्था है। और भाषा क्या है? भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। भाषा के घटकों में क्या क्या शामिल है? इसमें नाद विद्या, शब्दार्थ, वाक्य विन्यास, संकेत ये सब शामिल है। तो क्या सकल मोटर कौशल भाषा का घटक है? नहीं, ये चलने दौड़ने जैसी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, भाषा से नहीं। ठीक है। किसी भाषा में लिखे हुए शब्दों को ध्वनि प्रतीकों में बदलना
क्या कहलाता है? इसे डिकोडिंग कहते हैं। ये पढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जी, पढ़ने की प्रक्रिया में हम लिखे हुए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ते हैं, जिसे डिकोडिंग कहते हैं। तो डिकोडिंग में किसका स्थान नहीं होता? लेखन स्तर का। चलिए, अब कुछ शिक्षण विधियों पर बात करते हैं। आगमनात्मक उपागम या इंडक्टिव अप्रोच में शिक्षण सूत्र क्या होता है? इसमें सूत्र होता है उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। और ये विधि कैसे काम करती है? इस विधि में पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम बनाया जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि है? वो भी आगमन विधि ही है। गणित पढ़ाने में प्रायः किन विधियों का प्रयोग होता है? इसमें खोज करना, आगमन निगमन विधि और विश्लेषण संश्लेषण विधि, इन सब का प्रयोग होता है। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प शब्द है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या या हिडन करिकुलम। ये क्या है? यह वो पाठ्यचर्या है जो आधिकारिक रूप से पढ़ाई नहीं जाती। मतलब? इसमें वे मूल्य, विश्वास और व्यवहार शामिल होते हैं जो बच्चे स्कूल के माहौल से अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। जैसे अनुशासन में रहना? जी, अनुशासन, समय की पाबंदी, ये सब। टायलर मॉडल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग पाठ्यचर्या यानी करिकुलम के विकास में किया जाता है। और टायलर मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने बुनियादी घटक हैं? इसके 4 बुनियादी घटक हैं: उद्देश्य, अनुभव, व्यवस्थापन और मूल्यांकन। ठीक है। परिवर्णीय शब्द या एक्रोनिम्स किसे कहते हैं? शब्दों के समूह के प्रारंभिक अक्षरों से बनने वाले नए शब्दों को। जैसे? ऐसे जी, सर्व शिक्षा अभियान के लिए ऐसे एक परिवर्णीय शब्द है। निगामी साक्षरता या इमर्जन लिटरेसी किसे कहते हैं? यह बच्चे के सक्रिय प्रयासों द्वारा साक्षरता ज्ञान का निर्माण है। मतलब स्कूल जाने से पहले की तैयारी। हाँ, ये पढ़ने और लिखने की उन शुरुआती समझ और कौशल को संदर्भित करता है जो बच्चे स्कूल जाने से पहले विकसित करते हैं। पाठ्यचर्या के निर्माण में किसे शामिल नहीं किया जाता? पारंपरिक रूप से शिक्षक को डिजाइन का हिस्सा नहीं माना जाता। हालांकि अब इसमें बदलाव आ रहा है। जी, अब शिक्षकों को भी शामिल किया जाने लगा है। चलिए, अब आकलन और मूल्यांकन पर आते हैं। अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब किया जाता है? ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद किया जाता है। ये समेटिव होता है। और इसका प्राथमिक ध्येय क्या है? इसका ध्येय है छात्रों के अधिगम की प्रगति और उनकी उपलब्धि का आकलन करना। मतलब ग्रेड देना? जी, मुख्य रूप से। तो फिर रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है? ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, मतलब बिफोर एंड ड्यूरिंग। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि छात्र कितना समझ रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है, ताकि पढ़ाने के तरीके को बदला जा सके। और योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट कब होता है? ये सीखने के चक्र के अंत में होता है, जैसे फाइनल परीक्षा। अधिगम में आकलन क्यों आवश्यक है? सूचना संग्रहण, विचार विमर्श और छात्रों की समझ को जानने के लिए ये आवश्यक है। आईसीटी के माध्यम से छात्रों का आकलन कैसे संभव है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऑनलाइन बैठकों के द्वारा। शैक्षिक प्रबंधन या एजुकेशनल मैनेजमेंट किसे संदर्भित करता है? यह शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और कार्यान्वयन को संदर्भित करता है। और शैक्षिक प्रबंधन में किसे शामिल नहीं किया जाता? इसमें माता-पिता से संबंधित मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता। क्षेत्रीय विविधता या रीजनल डाइवर्सिटी क्या है? एक क्षेत्र की व्यापक विशिष्टता का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होना। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ऐतिहासिक कारण और लोगों की आदिम या आधुनिक जीवन शैलियाँ। चलिए, अब समावेशी शिक्षा पर आते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा प्रदान करना। तो समावेशी शिक्षा किन बच्चों को साथ लेकर चलती है? यह सामान्य और विशिष्ट यानी स्पेशल नीड्स दोनों तरह के बच्चों को साथ लेकर चलती है। क्या इसे लागू करना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें प्रशिक्षित विधि और शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता जैसी कई बाधाएं हैं। समावेशी शिक्षा किस पर जोर नहीं देती? से स्वीकार करती है और अपनी शिक्षण विधियों को लचीला बनाती है। आईएडीसी यानी विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा कब शुरू किया गया? ये 1974 में शुरू किया गया था। आईडीसी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? यह कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। समावेशी कक्षा में दिव्यांग छात्र किसके साथ समय बिताते हैं? वे सामान्य छात्रों के साथ अपना अधिकतर समय बिताते हैं। तो समावेशी शिक्षा किसका प्रयास है? यह बौद्धिक,
संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर एक दूसरे से सीखने का प्रयास है। अब कुछ अधिगम अक्षमताओं पर बात करते हैं। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और हिंदी में ADHD को क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ही कहते हैं। ADHD कैसा विकार है? ये एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो अति सक्रियता पैदा करता है। और ADHD से ग्रस्त लोग किस समस्या का सामना करते हैं? वे ध्यान केंद्रित करने और लंबे समय तक एक जगह बैठने में समस्या का सामना करते हैं। ठीक है। श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं? जिन्हें सुनने की क्षमता में 1 से 130 डेसिबल तक कठिनाई हो। कम श्रवण बाधित बालकों का डेसिबल स्तर क्या है? 31 से 51 dB। और मंद श्रवण बाधित बालकों का स्तर? 55 से 69 dB। गंभीर श्रवण बाधित बालकों का स्तर क्या है? 70 से 89 dB। और पूर्ण बाधित बालक किस स्तर पर आते हैं? 90 dB तथा इससे आगे। यौन शोषण के परिणाम क्या हो सकते हैं? क्रोध, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन। बिल्कुल। अब कुछ सरकारी योजनाओं और अधिनियमों पर आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2001 में हुई। और SSA की शुरुआत किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। SSA का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। SSA किन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान के किस अनुच्छेद में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है? अनुच्छेद 21A में। SSA के तहत यूनिवर्सल रिटेंशन का लक्ष्य वर्ष क्या था? 2010 तक। आंगनवाड़ी की व्यवस्था किस आयु वर्ग के लिए की गई है? 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। नारीवाद या फेमिनिज्म का मुख्य विश्वास क्या है? इसका मुख्य विश्वास है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। और DPEP का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी सभी बच्चों को शिक्षित करना था, खासकर उन जिलों में जहां महिला साक्षरता कम थी। चलिए अब कुछ शैक्षिक आयोग और रिपोर्ट देखते हैं। डैलर्स रिपोर्ट 1996 किस कमीशन द्वारा बनाई गई थी? ये डेलर्स कमीशन द्वारा बनाई गई थी। डैलर्स रिपोर्ट ने शिक्षा के लिए कैसा दृष्टिकोण प्रस्तावित किया? एक एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच। शिक्षा के कितने आधार स्तंभ डैलर्स रिपोर्ट में बताए गए हैं? 4 यानी 4 स्तंभ बताए गए हैं। शिक्षा का पहला स्तंभ क्या है? जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो। दूसरा स्तंभ? करके सीखना, लर्निंग टू डू। तीसरा स्तंभ? एक साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। और चौथा स्तंभ? अस्तित्व के लिए सीखना, लर्निंग टू बी। कार्डन विक्टर गुड ने पाठ्यक्रम को कैसे वर्णित किया? आवश्यक पाठ्यक्रमों और अनुक्रमों का एक व्यवस्थित समूह के रूप में। पाठ्यचर्या के आधार कौन से हैं? दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार। BN वेटल ने पाठ्यचर्या को कितने पहलुओं में वर्गीकृत किया? 4 पहलुओं में: उत्पाद, कार्यक्रम, अधिगम परिणाम और नियोजित अनुभव। अब शिक्षा में ICT पर आते हैं। ICT का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ICT मूल रूप से किसका निर्माण करता है? एक विशाल नेटवर्क का जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। ICT विकासशील देशों के विकास में कैसे मदद करता है? उत्पादन, वितरण और सूचना का आदान प्रदान करके। माता-पिता और शिक्षक के बीच संचार के लिए कौन से ICT साधन उपयोगी हैं? ब्लॉग, वेबसाइट तथा फोन संदेश। क्या डाक पत्र ICT के अंतर्गत आता है? नहीं, यह संचार का पारंपरिक साधन है, डिजिटल नहीं। प्रौद्योगिकी किससे संबंधित विज्ञान का समूह है? यह व्यावहारिक, औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित है। प्रौद्योगिकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाती है? दैनिक गतिविधियों और संचार में सहायता प्रदान करके। शैक्षिक ICT उपकरणों में क्या शामिल हैं? अकादमिक शिक्षण ऐप्स, कंप्यूटर एक्सेस और संबंधित संचार उपकरण। क्या किताबें ICT का हिस्सा हैं? नहीं, किताबें पारंपरिक शिक्षण सामग्री हैं। सुने गए प्रवचन की समझ में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, यानी टॉप डाउन एंड बॉटम अप। चलिए अब कुछ विविध तथ्यों पर नजर डालते हैं। AEP का पूर्ण रूप क्या है? एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी किशोर शिक्षा कार्यक्रम। BBP का पूर्ण रूप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। और SSA का पूर्ण रूप? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। यौन शोषण में क्या शामिल नहीं हो सकता? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
संवर्धित संचार किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये प्रौद्योगिकी और आईसीटी का हिस्सा है। पाठ्यचर्या डिजाइन में क्या शामिल नहीं होता? शिक्षक। पाठ्यचर्या एक योजना है, शिक्षक उसे लागू करने वाला है। LAD किस दशक में प्रस्तावित किया गया? 1960 के दशक में। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की इच्छा कब होती है? 10 से 13 वर्ष के बीच। और पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस आयु में शुरू होता है? 11-15 वर्ष यानी किशोरावस्था में। और हमारा आखिरी सवाल, समावेशी शिक्षा का मुख्य मंत्र क्या है? इसका मुख्य मंत्र है विविधता को स्वीकारना और रटंत विद्या से दूर रहना। बहुत अच्छा प्रयास। आज हमने 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास पूरा किया। अपनी तैयारी इसी लगन और मेहनत के साथ जारी रखें। याद रखें, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।